वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, और क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। तो ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, केवल एक सिंगल डायग्राम से हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या लिखा है? अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन द प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ एन अपस्ट्रीम जीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ जीन इन एन ओपेरॉन ऑफन लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ द डाउनस्ट्रीम जीन प्रोडक्ट। तो यहाँ बहुत सारे टर्म है जो हमें समझनी है। सबसे पहले कि नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है? ऐसा म्यूटेशन जिसके कारण वहां पर स्टॉप कोडॉन आ जाए। अब अगर स्टॉप कोडॉन आया है तो ट्रांसलेशन रुक जाता है, तो ऐसी म्यूटेशन जिसने वहां पर स्टॉप कोडॉन को फॉर्म कर दिया है उसे कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। अब बात करते हैं, एक वर्ड आया है ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ द जीन होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं अगर बात करूं एक, हाँ ठीक है, ये ही स्ट्रक्चर जो है ओपेरॉन का ही है। तो ओपेरॉन क्या होता है? एक ऐसा जीन होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जीनोम का जिसमें बहुत सारे जीन होते हैं। अब ये बहुत सारे जीन क्या करते हैं? आगे जाकर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उससे बनता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ओपेरॉन में क्या है? बहुत सारे जीन होते हैं, और यहाँ पर जो सबसे पहले होता है उसे कहते हैं अपस्ट्रीम जीन, और जो बाद में होता है उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम जीन। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर अपस्ट्रीम जो जीन है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए, नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए, तो इसका प्रोडक्शन तो रुक ही जाता है, एज वेल एज जो इसके बाद वाले हैं उनका प्रोडक्शन भी रुक जाता है, फिर वो भी अपने प्रोटीन को फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसी को ही कहते हैं पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द फिनोमिना ऑफ पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसमें कहा है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देके रखी है, और कितने स्टेटमेंट है? 5 है, 1 2 3 4 5, और पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ आया है तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में। इट अकर प्राइमरली बिकॉज द टर्मिनेशन कोडॉन जनरेटेड इन द अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होते हैं? वो पार्ट जिसका आगे जाकर ट्रांसलेशन होना है। leads to the termination of protein synthesis depleting the ribosome for translation of the downstream ORF, but it does not affect the process of transcription। देखो क्वेश्चन में क्या, इस स्टेटमेंट में क्या कहा है कि सबसे पहले ये है हमारे पास डीएनए, ओपेरॉन है, इसका ये डीएनए है। डीएनए से क्या हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, तो बन गया है एमआरएनए। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये है ए, ये है बी एमआरएनए, ये है सी का एमआरएनए, और ये है डी का एमआरएनए। ठीक है, अब ये एमआरएनए बन गया है। अब देखो म्यूटेशन कहाँ हुआ है? नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है इस पार्ट में, यहाँ पर नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया है। तो जब जैसे ही यहाँ नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, राइबोसोम यहाँ आएगा प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसने देखा कि पहले ही स्टॉप कोडॉन है तो इसकी फॉर्मेशन तो होगी ही नहीं, साथ साथ इनकी फॉर्मेशन भी नहीं होगी, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन भी उस राइबोसोम से ही होनी थी जो यहाँ से अब वापस चला गया है। ठीक है, अब ये तो सब कहा है स्टेटमेंट में, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ लास्ट में कह दिया है कि इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी जो ट्रांसलेशन है वो तो रुक ही गया है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उस चीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों है? क्योंकि देखो सेल में अब ये बात फैल गई है कि ये जो एमआरएनए बना है इससे प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप कोडॉन आ गया है, म्यूटेशन हो गया है। तो सेल क्या चाहेगा कि ऐसा एमआरएनए बने ही नहीं जो कि आगे जाकर दिक्कत दे सकता है, जो आगे जाकर प्रोटीन ही नहीं बनाता तो मुझे वो एमआरएनए भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन भी रुक जाती है अगर ये ऐसा एमआरएनए बनाएगा, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में दिया है कि इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए क्या है? हमारा गलत है। अब अगर ए गलत है तो फर्स्ट स्टेटमेंट चला गया और फोर्थ चला गया। ठीक है, चलिए बी में लिखा है द फिनोमिना ऑफ पोलर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन अकर ओनली इन द ओपेरॉन वेयर द पॉइंट म्यूटेशन लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ नॉनसेंस म्यूटेशन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन।
चलिए इसके बारे में बता देती हूँ। एक दो टर्मिनेशन होते हैं, एक होता है रो इंडिपेंडेंट, एक होता है रो डिपेंडेंट। अब बात क्या है कि अगर रो इंडिपेंडेंट है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के दो तरीके होते हैं, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट कब होता है? जब पूरा एमआरएनए बन जाता है तो लास्ट में कुछ साइट होती हैं जो कि उसका टर्मिनेशन करवा देती हैं, तो उसे कहते हैं रो इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहां पर रो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। अब एक होता है रो डिपेंडेंट, उसमें क्या है कि रो प्रोटीन आता है और आकर ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, ठीक है। तो अगर रो इंडिपेंडेंट है तो मतलब पूरा आरएनए बनेगा तब जाकर वो ट्रांसक्रिप्शन रुकेगा। लेकिन अगर हमें बीच में ही रोकना है तो रो इंडिपेंडेंट तो हम कर नहीं सकते, हमें करना पड़ेगा रो डिपेंडेंट। तो वहां पर रो प्रोटीन को बुलाना पड़ेगा ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक सके। अब जैसे ही ये बात आती है कि ये एमआरएनए काम का नहीं है तो उसके ट्रांसक्रिप्शन को तुरंत रोक दिया जाता है। अब हमें ये तो नहीं है कि पूरा बनेगा फिर रो इंडिपेंडेंट की वजह से रुक जाएगा, हमें बीच में ही रोकना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं रो डिपेंडेंट। तो यहाँ पर इस ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है कि इसको रोकने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को वहां पर रो इंडिपेंडेंट किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, रो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो बी भी हमारा गलत हो गया है। बी भी अगर गलत हो गया है तो देखो ये स्टेटमेंट भी चला गया, आंसर हमारे पास आ गया है सी और ई, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं। सी में लिखा है while the presence of termination codon in the upstream ORF may deplete the ribosome that travel down the downstream ORF, the depletion of the ribosome downstream of the nonsense mutation allow loading to the rho factor that then result in premature transcription termination। जैसे ही ये पता लगता है कि वहां पर टर्मिनेशन कोडोन आ गया है तो ये राइबोसोम जो होते हैं आगे डिप्लीट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। जो लार्ज सब यूनिट है वो स्मॉल से अलग हो जाती है और वहां पर वे आगे ट्रेवल भी नहीं करते हैं। और फिर साथ साथ वहां पर कर दिया जाता है रो फैक्टर को रिक्रूट, जिससे कि वहां प्री मैच्योर यानी कि मैच्योर होने से पहले ही, कंप्लीट बनने से पहले ही उस ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। यानी कि यहां पर रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन किया जाता है। ये बात हमने पढ़ी भी है, तो सी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अब देखो डी में लिखा है प्रेजेंस ऑफ द सप्रेसर टीआरएनए रीडिंग द नॉनसेंस कोडोन जनरेटेड बाय द म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर द कॉजिंग अ पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सप्रेसर टीआरएनए होता क्यों है। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि अगर स्टॉप कोडोन आ जाता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस रुक क्यों जाता है? क्योंकि स्टॉप कोडोन के लिए सेल के अंदर कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। टीआरएनए का काम क्या है? अमाइनो एसिड को रिक्रूट करना, वहां लेकर जाना। तो स्टॉप कोडोन के लिए सेल के अंदर कोई टीआरएनए नहीं है। अब कोई टीआरएनए नहीं है तो वहां पर कोई अमाइनो एसिड भी नहीं आता है। अब अगर अमाइनो एसिड नहीं आएगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाता है। लेकिन क्या हो कि टीआरएनए का वो पार्ट जो कि कोडोन को रीड करता है उसमें ही कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि वो स्टॉप कोडोन को रीड कर ले और वहां पर अमाइनो एसिड को भी डाल दे। तो क्या होगा? वो जो स्टॉप कोडोन है उसका जो काम है स्टॉप करने का वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टीआरएनए में भी म्यूटेशन हो गया है और वो अब रीड करने लगा है स्टॉप कोडोन को। तो ऐसे टीआरएनए को कहते हैं सप्रेसर टीआरएनए। तो सप्रेसर टीआरएनए इज अ टीआरएनए विद अ म्यूटेशन इन द एंटीकोडोन दैट अलाउड इट टू रिकॉग्नाइज द स्टॉप कोडोन एंड इंसर्ट एन अमाइनो एसिड इन इट्स प्लेस। अब अगर देखो यहां पर आया है कोई स्टॉप कोडोन आ गया है यहां, ठीक है, तो टीआरएनए इसको रीड नहीं कर पाता है और यहां रुक जाता है ट्रांसलेशन। क्या हो कि सप्रेसर टीआरएनए आ जाए और इसको भी रीड कर ले और यहां पर अमाइनो एसिड भी डाल दे। अब अगर यहां अमाइनो एसिड आ गया है तो ये पूरा ही फॉर्म हो जाता है, ये सारे प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। तो सप्रेसर टीआरएनए क्या करता है? सप्रेसर टीआरएनए अगर प्रेजेंट है तो वो जो पोलर इफेक्ट है म्यूटेशन का उसको मतलब उसको स्टार्ट नहीं करता है, उसको डिमिनिश कर देगा, पोलर इफेक्ट को ही खत्म कर देगा अगर वहां सप्रेसर टीआरएनए आ जाए। लेकिन इसमें लिखा है कि अगर सप्रेसर टीआरएनए आ गया है तो वो क्या करेगा? नॉनसेंस कोडोन को मतलब जनरेट हुए हैं जो म्यूटेशन के थ्रू, उसके लिए जरूरी है कि वो पोलर इफेक्ट को ही कॉज कर देगा। ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता क्या है कि अगर वहां पर सप्रेसर टीआरएनए प्रेजेंट है
तो मतलब कि जो स्टॉप कोडॉन बना है म्यूटेशन के कारण, अगर वहां पर आ जाए सप्रेसर टीआरएनए तो वो डिमिनिश कर सकता है पोलर इफेक्ट को। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा सी सही है और ई सही है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आपने देखा कि थोड़ा ध्यान से अगर समझेंगे क्वेश्चन को तो काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।